फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं। BHDLA 138। ये BAG प्रोग्राम के बच्चों का पेपर है और पेपर का नाम है हिंदी साहित्य विविध विधाएं। ओके, सो 3 घंटे का पेपर है। 100 मार्क्स आपके मैक्सिमम होने वाले हैं यहाँ पर। सो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या क्या है इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये नोट पढ़ लेना। वैसे तुम हर पेपर में पढ़ते ही हो। किसी के कोई 5 प्रश्न करने हैं। ये टोटल 9 या 10 क्वेश्चन हैं। हाँ, 10 क्वेश्चन है। इसमें से कोई आपको 5 करने हैं, ठीक है। ओके, 5 करने हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हर क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का होने वाला है और 20 नंबर के हिसाब से आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, ताकि आप कम से कम कोशिश करना 15-16 नंबर तो लेके आ ही जाओ। तभी जाके आपकी जो एग्रीगेट है वो अच्छा बनेगा और परसेंटेज जो है वो काफ़ी हाई जा सकती हैं। तो इन चीज़ों को कोशिश करना सो इस पेपर में मैं बताने वाली हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर बार के, वो मैं बताऊँगी। प्लस उनको जो अगर आपके 20 नंबर के क्वेश्चन हैं तो उनको किस तरह से आपको फ्रेम करना है, ओके, आंसर शीट में, वो भी बताने वाली हूँ, ताकि जो आपका जो ओवरऑल जो आंसर आप लिखोगे उसका इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर पर अच्छा जाए और वो आपको गुडी गुडी मार्क्स दें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है पूस की रात। पूस की रात पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि पूस की रात कहानी की यथार्थवादी शैली की दृष्टि से उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये जो कहानी है पूस की रात, इसका राइटर, इसकी कहानी में क्या यथार्थवाद दिखाया हुआ। यथार्थवाद मीन्स वास्तविकताएं, जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उस दृष्टि से उस कहानी की हमें विशेषताएं बतानी है, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। ओके, चलिए। सो इसका जब आप आंसर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो आपको भूमिका लिख देना। थोड़ी सी भूमिका में आप लिखेंगे कि जो पूस की रात है, ये जो कहानी है, इसको किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने। आपको राइटर भी पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद। ओके, ठीक है। ये इनकी एक बहुत ही फेमस कहानी है जो यथार्थवाद के दृष्टिकोण से विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है, ठीक है। इस कहानी में लेखक ने भारतीय ग्रामीण जीवन उसके बारे में ये पूरी कहानी है। और इस भारतीय ग्रामीण जीवन की क्या कठिनाइयाँ और उस समाज में जो सामाजिक असमानता, ठीक है। एक तो भारतीय जीवन की कठिनाइयाँ, ठीक है, जीवन की कठिनाइयाँ, किस तरह से जीवन यापन होता था, भारतीय ग्रामीण जीवन की कठिनाइयाँ, और भारतीय समाज में जो सामाजिक असमानता थी उसको बड़ी ही सजीवता से चित्रित किया है इसमें। और इस रचना की जो यथार्थवादी शैली है उसकी विभिन्न विशेषताएं हैं, आप इस तरह से लिख देना। तो इसको पॉइंट वाइज हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे सामाजिक और आर्थिक यथार्थ का चित्रण किस तरह से किया है इन्होंने। सो पूस की जो रात जो कहानी है ये हमारी जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया है कि जो भारतीय गाँवों में, भारत के जो गांव थे उनमें उनके सामाजिक और आर्थिक यथार्थ का चित्रण किया है। कैसे किया है? कहानी के जो पात्र हैं जो हकीकत में समाज के जो निम्न वर्ग के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। घीसू, महतारी, ये जो कैरेक्टर थे, घीसू हो गए, महतारी, एंड ये जैसे पात्रों की ना दरिद्रता और उनका जो जीवन, किस तरह से वो लोग जीवन जीते हैं, तो वो संघर्ष दर्शाता है। और गरीब मेहनतकश वर्ग, वो उसकी रोज़मर्रा के जीवन की जो कठिनाइयों से वो समाज किस तरह से जूझता है, ये सारी चीज़ें इस कहानी में दिखाई गई है। अच्छा, यहाँ पर ना तो कोई आदर्शवादी दृष्टिकोण है और ना ही कोई अत्यधिक भावनात्मक चीज़ें दिखाई गई हैं। सिर्फ और सिर्फ जीवन की कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि सामाजिक आर्थिक यथार्थ का दृष्टिकोण, ठीक है। हम यथार्थवादी शैली की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे हम जो पात्र हैं, पात्रों का यथार्थवादी चित्रण। सेकंड पॉइंट हमारा ये बन जाएगा यथार्थवादी चित्रण। इसमें क्या लिखना है आपने कि जो कहानी है उसके जो सबसे मेन कैरेक्टर हैं घीसू और महतारी, ये बहुत ही ना कॉमन लोग हैं, सामान्य लोग हैं जो
बहुत ही निर्धनता का जीवन जी रहे होते हैं, गरीबी के शिकार होते हैं। उनका जीवन किस अ, मतलब उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, भयंकर गरीबी, ठीक है, और शोषण, शोषण लिख देंगे, एंड संघर्ष। इन चीज़ों से घीसू और महतारी का जीवन जो है वो भरपूर है, मतलब भरा हुआ है। उनके जीवन में गरीबी है, शोषण भी है, संघर्ष भी है, निर्धनता, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब उनके जीवन के हिस्से बन चुके हैं। तो घीसू और महतारी जो होते हैं वो कोई इसमें कोई महान योद्धा नहीं दिखाए गए हैं कि बहुत बड़े हीरो हैं या बहुत बड़े महान कैरेक्टर दिखाए गए हैं इसमें। ना ही कोई आदर्श व्यक्ति के बारे की तरह इन पात्रों का चित्रण किया गया है, बल्कि वो अपनी स्थिति से समझौता कर चुके हुए लोगों का चित्रण करते हैं। उनका जीवन कैसा है, बहुत ही साधारण है, और वे लोग जीवन की जो शारीरिक और मानसिक कष्टों से जब गुजर रहे होते हैं, मानसिक कष्ट क्या होते हैं, शोषण हो गया, संघर्ष हो गया, ये सारी चीज़ें मानसिक तनाव देती हैं, ठीक है। और इन सब कष्टों से तो गुजरते ही हैं, और ये जो पात्र हैं ये समाज के हाशिए पर जी रहे लोगों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि एक समाज का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत ही निम्न वर्ग का हिस्सा है, जिसका पूरा जीवन ही जो गरीबी में, शोषण में और एक जीवन को जीने के संघर्ष, मतलब एक संघर्ष करते करते ही जिसका जीवन ख़त्म हो जाता है, उस हाशिए पर खड़े हुए लोगों के का जो जीवन है उसका एक ट्रू पिक्चर, एक वास्तविक जो चित्र है वो प्रस्तुत करते हैं ये इस पूस की रात की कहानी के पात्र। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे वर्ग भेद। जो सामाजिक वर्ग भेद किस तरह का इसमें दिखाया गया है। तो कहानी में प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उसमें वर्ग भेद और सामाजिक असमानता, ठीक है, सामाजिक असमानता को भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। घीसू और जो महतारी हैं, इनके जैसे पात्रों को उनका जो काम कर रहे होते हैं, उनके श्रम का, उनके लेबर का जो है एक जो उचित मूल्य होता है वो नहीं मिलता है। वो हर दिन कठिन संघर्ष कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ना तो धन है और ना ही एक सामाजिक सम्मान है, ठीक है, ना धन है और ना ही सामाजिक सम्मान है, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी। तो ये जो है, ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, ये एक वर्गीय विभाजन और शोषण के यथार्थ को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर गरीबों को उनके अधिकार नहीं मिलते और वो हमेशा एक असमान समाज में रहते हुए, ठीक है, असमानता का सामना करते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा ये पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे जो प्राकृतिक तत्वों का यथार्थवादी चित्रण, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कि जो कहानी में जिस तरह से प्रकृति का चित्रण किया गया है, प्रकृति, नेचर, ठीक है, वो यथार्थवाद के अंडर ही किया गया है, यथार्थवाद के तहत किया गया है। कैसे? जिस तरह से ठंडी और शीतलहर के प्रभाव को दिखाया गया है इसमें, ठंडी, ठीक है, और शीतलहर, इनका जिस तरह से चित्रण किया गया है कहानी में वो काफ़ी प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। बट ये जो शब्द हैं इनका जो लेखक ने जो इनका जो यूज़ किया है वो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एक तरह से पात्रों की जो कैरेक्टर हैं उनकी पीड़ा को और अधिक प्रभावशाली बनाकर दिखाने के लिए इन शब्दों का यूज़ किया गया है। शीतलहर के बीच में जो घीसू और जो महतारी का ठंड से कांपते हुए जब रात बितानी होती है, तो वो किस चीज़ को शो करता है? उनकी दीनहीन स्थिति को, ठीक है, उस स्थिति का प्रतीक बन जाती हैं ये चीज़ें। और ये चित्रण ये भी दर्शाता है कि जो प्रकृति है वो केवल एक बाहरी तत्व नहीं है, बल्कि वो पात्रों की आंतरिक स्थिति, संघर्ष और भावनाओं से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो शीतलहर और जो ठंड जिस तरह से उनको कपकपाती है और एक उनकी दीनहीन स्थिति का एक पर्सोनिफिकेशन कर देती है, तो उसी तरह से जो पात्रों का जो एक कैरेक्टर है, जो उनकी मनोदशा है, वो भी कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक जो शब्दों का चयन किया गया है, जिस तरह से प्रकृति को चित्रण किया गया है, वो उनकी एक दूसरे से ना एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, एक दूसरे को गहरे रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखते हैं जीवन की वास्तविकता। क्या थी जीवन की वास्तविकता इस कहानी में? इसका मतलब क्या है? पूस की रात में जो जीवन जो है वो एक साधारण बट
कठोर वास्तविकताओं का इसमें चित्रण किया गया है। घीसू मेहतारी पात्र जैसे भूख, गरीबी और पीड़ा का सामना करते हैं। उनके पास अपनी स्थिति बदलने का ना कोई विकल्प नहीं होता है, कोई चारा नहीं होता कि वो इस गरीबी से, भूख से निकल पाएँ। वो जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही सारा जीवन संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का भी सुख या समृद्धि उनको नहीं मिलती है। तो इस प्रकार जो प्रेमचंद ने आम जीवन की जो कठोर वास्तविकताएं हैं, जो संघर्ष है, जीवन जीने का जो संघर्ष है एक आम आदमी का जो गांव में रहता है, उस चीज़ को जो है काफ़ी वास्तविकता से उसके साथ प्रस्तुत किया है अपनी कहानी में। ठीक है, इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना, निष्कर्ष। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ की रात पर हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इसको करके जाना आप। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ, प्रेमचंद की कहानियाँ। इस पर भी क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रेमचंद के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो इस कहानी का आप वही हमेशा की तरह जो मैं बताती हूँ, सबसे पहले भूमिका लिखनी है आपने। देखो, किसी भी क्वेश्चन को लिखने का ना एक तरीका होता है। सबसे पहले भूमिका लिखो, फिर बीच में जो मटेरियल होता है वो लिखेंगे, और उसके लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, ये होता है एक अच्छे क्वेश्चन ड्राफ्ट करने का तरीका। तो हम पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका में आप बताओगे कि जो मुंशी प्रेमचंद है वो हिंदी साहित्य के जो महानतम कहानीकारों में से एक माने जाते हैं, और उनकी कहानी जो है उसने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी है। उनकी कहानियाँ जो होती हैं वो ना केवल सामाजिक मुद्दों और जीवन की यथार्थताओं को ही उजागर करती हैं, बल्कि इनमें गहरी मानवतावादी संवेदनशीलता भी पाई जाती है। ये इनकी कहानियों की खास बात होती है। ओके, फिर आप पॉइंट वाइज लिख देंगे इनकी जो आप विशेषताएं बताने जाएंगे, जब प्रेमचंद की कहानी कला की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट वाइज लिखेंगे हम यहाँ पे, रियलिज्म के बारे में लिख देंगे, यथार्थवाद। अभी हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया है ऊपर, यथार्थवाद। तो इनकी कहानियों में यथार्थवाद का क्या रोल है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये जो मुंशी प्रेमचंद जो हैं, इनकी कहानी कला का जो सबसे इम्पोर्टेंट या प्रमुख गुण जो माना जाता है वो यथार्थवाद माना जाता है। उन्होंने अपनी कहानियों में ना समाज की एक वास्तविकता को बहुत नज़दीकी से पेश किया है। उनकी कहानियाँ समाज की गहरी समस्याओं, कौन कौन सी समस्याएं होती थी उस टाइम, आज भी हैं, गरीबी, भूखमरी, ठीक है, और शोषण, छुआछूत, एंड जो वर्ग भेद, ये लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं, नहीं लिखना ही है। तो इन पर जो है ये इनके मेन टॉपिक होते थे किसी भी समाज को यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत करने के लिए। उन्होंने आदर्श और कल्पना के स्थान पर वास्तविक जीवन को चित्रित किया है अपनी कहानियों में। जैसे कि उनकी जो सबसे जो प्रसिद्ध कहानी थी पूछ की रात, जो हमने अभी डिस्कस की है, उसमें गरीब किसानों की पीड़ा और संघर्ष को इन्होंने बहुत ही सजीव रूप से दिखाया गया है। वो हमेशा वास्तविकता के वास्तविकता को, मतलब जो चीज़ें रियल हैं उनको अपनी कहानियों में मेन जो है इम्पोर्टेंस देते थे। चाहे वो किसी गांव का शोषित किसान हो, या निम्न वर्ग हो, या कोई महिला का संघर्ष हो, तो इन चीज़ों को वो जो रियल होती थी, जो सच में रियल होती थी, वो सिर्फ एक इमेजिनरी कोई फेरी टेल वगैरह नहीं लिखते थे, वो वास्तविकता दिखाते थे अपनी कहानियों में। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे सामाजिक कंसर्न, या सामाजिक सरोकार कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या था, जो प्रेमचंद की कहानियों में समाज के जो निचले और मध्यम वर्ग के लोगों का चित्रण विशेष रूप से वो करते हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था, समाज में व्याप्त असमानताएं, शोषण, ठीक है, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों को क्या करना, उजागर करना था। ये अपनी कहानियों के जरिए इस तरह का मैसेज देते थे अपने समाज को। और वो ये मानते थे कि जो साहित्य का उद्देश्य है वो केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, उनकी एक कहानी है ईदगाह। आप ईदगाह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ईदगाह में क्या है, क्या बताया, एक छोटे से लड़के की जिसका नाम होता है हामिद। ठीक है, हामिद होता है, और हामिद की नज़र से क्या देखा उसने, गरीबों की स्थिति को दर्शाया है ईदगाह में। ठीक है, जो अपनी ईद की खुशी में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना रखता है हामिद। ओके, तो इस प्रकार से जो प्रेमचंद की जो कहानी कला है वो समाज की जो दीनहीन स्थिति है, या जैसी भी स्थिति थी होती थी, उसको उजागर करने का काम करती हैं उनकी कहानियाँ। ठीक है, इसके साथ साथ जो प्रेमचंद के जो पात्र हैं वो एक तो
बिल्कुल रियल फील होते हैं, वास्तविक होते हैं। और वे अपने कैरेक्टर के माध्यम से ही ना समाज की विभिन्न स्थितियों, जो भी समाज की जो परेशानियाँ होती हैं, मानसिकता होती है, क्या समाज की मानसिकता होती है, ठीक है, और समाज के जो संघर्ष हैं उनको ये प्रस्तुत करते हैं। और इनके जो पात्र थे, जो कैरेक्टर होते हैं, वो केवल कोई हीरोइक कैरेक्टर नहीं होते हैं, वो ना ही कोई इस तरह के होते हैं कि जिनको बिल्कुल ही एज ए विलेन के रूप में दिखा दिया जाए, इस तरह के कैरेक्टर नहीं होते थे उनके, बल्कि वे मनुष्य, जो इंसान की जो जटिलताएं हैं जीवन जीने में, क्या क्या जटिलताएं आ रही हैं और वो किस द्वंद्व से गुजरते हैं लोग, उन चीज़ों को उन्होंने अपनी कहानियों में विशेष स्थान दिया है। और जो उनके कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, उनमें जीवंतता और एक असलियत असलियत होती है उनके उनके पात्रों में, जो एक तरह से क्या होता है, जब पाठक उनको पढ़ रहे होते हैं ना, रीडर, तो उनके मन में कहीं ना कहीं उनको एक जगह बन जाती है। आज भी तुम लोग, अगर तुम्हें याद हो, तुमने गोदान पढ़ा होगा, गोदान जिसने पढ़ा है उनको आज तक सारे कैरेक्टर याद हैं उनके, एक ना एक मन का एक हिस्सा बन चुके हैं वो कैरेक्टर। तो उसमें होरी का पात्र है, जिस जो समाज की उपेक्षा, उसकी गरीबी और उसका जो संघर्ष है उसको एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। सो फोर्थ पॉइंट में आप लिख देना, फोर्थ पॉइंट हम बनाएंगे यहाँ पे भाषा शैली, कि वो किस तरह की भाषा और शैली, क्या स्टाइल था उनकी लिखने का, वो इसमें आप बता देना कि प्रेमचंद की भाषा सरल और प्रभावशाली थी। उन्होंने अपने साहित्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी भाषा को सरल और समझने योग्य, मतलब इतनी सरल बना दिया था, इतनी सरल भाषा में लिखते थे कि कोई आम आदमी उसे आसानी से समझ सकता था। उनकी कहानियों में जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, लोक भाषा का प्रयोग मिलता है, जिससे वो एक आम आदमी तक जुड़ते हैं। उनकी शैली में संवेदनशीलता है, गहराई है, जो पाठक को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती थी। और एक वो सूक्ष्म रूप से समाज का जो एक कड़वा सच है, वो जो विषमताएं हैं, समाज में असमानताएं फैली हुई हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं अपनी भाषा शैली के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे आप, ह्यूमन सेंसिबिलिटी या फिर मानवीय संवेदनाएं। मानवीय संवेदना, ये आपका 5वां पॉइंट बन जाएगा। तो मानवीय संवेदनाओं में प्रेमचंद के लेखन में जो मानवीय संवेदनाएं हैं, ठीक है, जो ह्यूमन सेंसिबिलिटी है, वो किस तरह से उनकी समस्याओं को महसूस कर पाते हैं, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब मेन रूप से, प्रमुख रूप से ये चीज़ें उनके कहानियों में, उनके लेखन में झलकती है। उन्होंने हमेशा मनुष्य की पीड़ा, इच्छाओं, दुख और संघर्षों को अपनी कहानियों में स्थान दिया। उनकी कहानियाँ किन मुद्दों को उठाती हैं? सामाजिक मुद्दों को उठाती है, उसके साथ साथ जो मानवीय रिश्ते हैं, प्रेम, त्याग, बलिदान, इन पर भी प्रकाश डालती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कहानी है उनकी, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा याद होगा आपको। इसमें क्या दिखाया है कि जो कैरेक्टर है, उनकी ईमानदारी और उनके समाज के प्रति वो किस तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, उसको इसमें चित्रित किया गया है। 6 पॉइंट बनेगा आपका, संवेदनशीलता और मानवता। ये तो दोनों एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। तो प्रेमचंद के लेखन में गहरी संवेदनशीलता थी। उन्होंने इंसानी संघर्ष, सपनों और उनके दुखों को यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया अपनी कहानियों में। उनकी कहानियों में ना केवल सामाजिक समस्या के चित्रण नहीं होता था, बल्कि समस्याओं से निपटने के उन्होंने तरीके भी सुझाए हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद आप लिख देना निष्कर्ष। ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद निष्कर्ष लिख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद पर देखो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और इन पर आते ही हैं। प्रेमचंद पर हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा मोहन राकेश। मोहन राकेश एक बहुत बड़ा सवाल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी पूछा जा सकता है आपसे। ये बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें शॉर्ट नोट भी आ जाता है कई बार। तो आप ये बहुत बड़ा सवाल जो है इसको करके जाना। तो मोहन राकेश का एकाकी बहुत बड़ा सवाल का प्रतिपाद्य बताइए और इसके शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। देखो ये जो कहानी है ना, इस पर आपको किसी भी तरह कुछ भी पूछ लेंगे वो एग्जामिनर। ओके, तो मोहन राकेश को भी आप अच्छे से तैयार करके जाना। चलो इसको कर लेते हैं। सो फर्स्ट भूमिका लिखेंगे हम। भूमिका में आप बताएंगे मोहन राकेश की एकाकी, बहुत बड़ा सवाल। ये एक अत्यंत प्रभावशाली और एक इस तरह का नाटक था जो विचार करने के लिए
मतलब ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है। इसमें क्या किया है उन्होंने, जो मानवीय जीवन है, मानवीय जीवन, रिश्ते और सामाजिक व्यक्तिगत समस्याओं पर गहरी बातें करी हैं। इस नाटक का प्रमुख प्रतिपाद्य या थीम क्या है, इसको समझने के लिए हमें जो इस नाटक का जो मुख्य विचार, वो जो कथानक है, उसको थोड़ा सा डिटेल में हमें विचार करेंगे, उस पर ध्यान देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके थीम के बारे में बात करते हैं, प्रतिपाद्य के बारे में। ये क्या होता है? ठीक है, सो प्रतिपाद्य का मतलब होता है, इसको जब आप डिस्क्राइब करेंगे कि जो नाटक, बहुत बड़ा सवाल, जो नाटक है इसका प्रमुख विषय क्या है, मानव जीवन की जटिलताएं, अस्तित्व का प्रश्न और जीवन में व्यक्तिगत व सामाजिक संघर्ष। ठीक है, ये हमारे इस नाटक का थीम है। फिर से बताती हूँ, मानव जीवन की जटिलताएं, वही जैसे हमने प्रेमचंद का क्वेश्चन किया था लगभग वैसा ही है, अस्तित्व का प्रश्न, ठीक है, और जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष, ये 3 चीज़ें हैं। इसे मोहन राकेश ने क्या किया है, मानव जीवन की जो एक अदृश्य और गहरे सवालों को उठाया है। अदृश्य मतलब कुछ ऐसे सवाल जो दिखते नहीं हैं बट होते हैं, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर, जीवन के किसी न किसी स्टेज पर जो है वो परेशान करते हैं। ये एक ऐसा नाटक है जो जीवन के उद्देश्य, उसके अस्तित्व और मनुष्य के आत्मबोध के सवालों को उठाता है। आत्मबोध क्या होता है? अपने बारे में जानना है, रियलाइज़ करना। तो ये जो कहानी है, कहानी के जो 2 पात्र हैं, नंदन और शैलजा, नंदन और शैलजा, ठीक है, ये 2 कहानी के पात्र हैं। इनके बीच में ना, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो संवाद होता है, उस पर आधारित है ये पूरी की पूरी कहानी। नंदन क्या है? एक इंटेलिजेंट आदमी है, बौद्धिक व्यक्ति है, जो अपने अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य के बारे में, जो उसके मन में जो गहरे सवाल उठते हैं, ठीक है, उनसे जूझ रहा है वो। और जो नंदन की पत्नी है शैलजा, वो इन विचारों को समझने की कोशिश तो करती है शैलजा, लेकिन उसके लिए ये ना थोड़ा सा, उसके लिए टफ़ होती हैं ये सारी चीज़ें समझने के लिए, और उसको थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल भी लगती हैं, अव्यवहारिक। नंदन जैसे एक बार एक नंदन सवाल करता है कि क्या जीवन का कोई उद्देश्य है, तो वो लगातार ये सोचने की और इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करता है कि जीवन का जो असली उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, और इसी का उत्तर ढूंढने के लिए वो हमेशा परेशान रहता है। तो ये जो नाटक है ये भी एक सवाल उठाता है कि क्या जीवन में सिर्फ व्यक्तिगत सुख और जो हमारे जो परिजन हैं उनकी खुशियाँ ही उसका उद्देश्य हो सकती है, या फिर ये किसी और उद्देश्य की ओर भी इशारा करता है। तो नंदन का ये जो सवाल है, इसके ज़रिए जो मोहन राकेश हैं, जो इसके रचयिता हैं, उन्होंने जो इंसानी अस्तित्व, उसका प्रयोजन, कि क्या उद्देश्य है जीवन का, और समाज में व्यक्ति के स्थान पर विचार करने का अवसर दिया है। ये जो नाटक है ये हर इंसान के जो आंतरिक संघर्ष, उसका अपना आत्मबोध और जीवन के उद्देश्यों पर आधारित है। ये बहुत बड़ा सवाल, इसीलिए इसका नाम भी बहुत बड़ा सवाल इसीलिए पड़ा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके शीर्षक की सार्थकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप ये बना देना, शीर्षक की सार्थकता। तो इसके बारे में आप लिखेंगे जो नाटक का शीर्षक है, बहुत बड़ा सवाल, यही शीर्षक है ना, ये पूरी तरह से जो नाटक का जो सब्जेक्ट है और जो कहानी है उससे रेलिवेंट है, मेल खाता है। तो नंदन का जो जीवन है, उसका पूरे लाइफ लॉन्ग का जो संघर्ष है, और शैलजा के साथ उसका जो संवाद होता है, जो मनमुटाव होता है, या जो भी बातें होती हैं, वो जीवन के एक ऐसे सवाल पर केंद्रित है जो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी समय पर आता है, कि क्या हमारा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है, या फिर हम सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। सब लोग ये सोचते हैं ना, हम लोग भी सोचते हैं, तुम भी सोचते होगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, या फिर ये जीवन ऐसे चलता रहेगा, पढ़ते रहोगे, जॉब करोगे, शादी करोगे, फिर आगे मतलब यही चलता रहेगा। तो ये सवाल किसी के व्यक्तिगत जीवन का अहम हिस्सा है ये, और यही कारण है कि जो नाटक का शीर्षक है, बहुत बड़ा सवाल, इसीलिए इसका जो नाम भी यही रखा गया है, क्योंकि यही सवाल है, ये सबके लाइफ का सबसे बड़ा सवाल है। फिर जो ये नाटक है, बहुत बड़ा सवाल, इसके शीर्षक में कुछ व्यंग्यात्मकता भी छिपी हुई है, व्यंग्य भी छिपा हुआ है। जैसे नंदन जो सवाल करता है, उस संदर्भ में थोड़ा
वो इम्पोर्टेंट भी लगता है, क्योंकि जब स्वयं एक व्यक्ति के रूप में हम समाज और जीवन के संबंधों में जो खोया हुआ है एक इंसान, वो इसे ना एक बड़े सवाल के रूप में पेश करता है। लेकिन शैलजा जैसे एक सामान्य और थोड़े से व्यवहारिक लोग जो होते हैं, प्रैक्टिकल लोग, इसको ना बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो उतनी गहराई से और उतनी इम्प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं जितना नंदन सोचता है इन लाइफ से जुड़े हुए सवालों को। ठीक है, इसके बाद आप लिख देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष हो जाएगा हमारा। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, आप इसका थोड़ा सा प्रतिपाद्य बता देना और शीर्षक की सार्थकता, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप इसमें लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है, अभी फ़िलहाल मैं आपको करवा रही हूँ, हम फिलहाल महादेवी वर्मा को करते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा की निबंध शैली पर विस्तार से प्रकाश डालिए। देखो, महादेवी वर्मा का ना एक तो शॉर्ट नोट में भी आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की लेखनी पर, उसके निबंध शैली पर या उनके कैरेक्टर पर, कैरेक्टर मतलब जो उनके पात्र हैं उन पर जो है किसी भी तरह से, या जितनी भी इन्होंने जो इनकी लेखनी रही है उनमें से किसी पर भी, किसी भी नाटक का या कहानी का या कोई भी कैरेक्टर उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा। तो फिलहाल हम निबंध शैली पर बात करने वाले हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनके जो इनकी पोइट्री भी होती है उन पर भी पूछ लें, उनकी कहानियों पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा पर भी अक्सर क्वेश्चन आता है, हम ये देख लेते हैं। सो वही सबसे पहले भूमिका लिखेंगे इसमें कि जो महादेवी वर्मा है हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका रही हैं, कवित्री और निबंधकार रही थी। ठीक है, जिनकी निबंध शैली में क्या था, वही तीनों चीज़ें जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, प्रेमचंद के बारे में, मोहन राकेश के बारे में, जो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी थी, भावनात्मक गहराई और जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण इनका था। महादेवी वर्मा का जो लेखन था वो साहित्य के हर क्षेत्र में था, चाहे उनकी निबंध शैली में खासतौर पर वो जो मानव जीवन, समाज, संस्कृति, भारतीय परंपराओं से जुड़े गहरे विचारों को वो व्यक्त करती हैं। तो उनकी जो निबंध शैली को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट आप लिखना है, इनकी जो इमोशनल डेप्थ, या हिंदी में बोलेंगे भावनात्मक गहराई क्या थी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो भावनात्मक गहराई हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है। इसमें आप लिखेंगे कि महादेवी वर्मा के निबंधों में भावनात्मक गहराई और सूक्ष्मता का विशेष स्थान रहा है। वो जीवन के सारे पहलुओं पर ध्यान देती हैं, जैसे प्रेम, ठीक है, प्रेम, वेदना, दुख, संघर्ष, इन और सुख दुख, इनको केवल वो सिर्फ व्यक्त नहीं करती थी बल्कि उन पर गहन चिंतन भी करती थी। ठीक है, उनके निबंध में जितने भी जो हर शब्द, वाक्य और विचार जो है वो पाठक को ना झकझोर देता था, उनका मन छू लेती थी वो, ऐसे इस तरह के शब्द वो यूज़ करती थी। जैसे आप अगर एग्जांपल देना चाहो तो उनका निबंध था एक आत्ममंथन। ठीक है, इसमें इसका विश्लेषण करती हैं, जिसमें उनकी जो अनुभूतियाँ और जो चिंतन जो है वो एक स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं वो। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, सहज और सरल भाषा। ठीक है, लैंग्वेज और उनकी स्टाइल। तो जो महादेवी जी की जो निबंध शैली में सरलता और सहजता, उनकी भाषा सरल और सहज होती थी। उनका जो लेखन था वो कोई बहुत ही उच्च और कठिन शैली में नहीं होता था, बल्कि बहुत ही सीधे साधे शब्दों का वो यूज़ करती थी और उन्हीं के ज़रिए वो पाठकों से संवाद करती थी। ओके, उनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी और सशक्त थी। उनके जो विचार थे वो सहज रूप से पाठक तक पहुंचते थे, मतलब वो उनकी लैंग्वेज जो यूज़ करती थी वो काफ़ी सिंपल होती थी, ताकि जो पाठक हैं वो उसको ईजीली समझ सकें। ठीक है, समझने योग्य। थर्ड पॉइंट होगा हमारा आत्मचिंतन। ठीक है, आत्मचिंतन में आप लिखेंगे कि जो महादेवी वर्मा के निबंधों में आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का रूप देखने को मिलता है। वो स्वयं समाज की संस्कृति और जो समय के जो संदर्भ में अपने निबंध को परखती थी। उनका ये आत्मबोध जो लेखन है उनका, कहाँ है आत्मबोध, हाँ, आत्मबोध जो उन्होंने लिखा था उसके बारे में एक गहरी जो एक शैली उनकी प्रतीत होती है। नारी की पुकार एक उनका निबंध था।
ठीक है। नारी की पुकार, इसमें क्या दिखाया उन्होंने? महिलाओं के अस्तित्व, उनके अधिकार और समाज में उनकी भूमिका पर विचार उन्होंने किया है। फोर्थ पॉइंट, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ओके, तो महादेवी वर्मा के निबंधों में समाज, संस्कृति, भारतीय परंपराओं का चिंतन मिलता है। वो समाज की सच्चाइयों को समझती थी और अपने निबंधों में उन्हें उजागर भी करती थी। उनका ये दृष्टिकोण था कि जो जो केवल वर्तमान समाज पर था ही नहीं था, मतलब, बल्कि वो भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति भी अपना अपना एक श्रद्धा, अपना एक सम्मान महसूस करती थी। कला और साहित्य जो निबंध थे, वो उनकी साहित्य की जो सामाजिक जिम्मेदारी और उनकी भूमिका पर विचार करती हैं। फिफ्थ पॉइंट आप लिख देंगे प्रकृति से संबंध। किस तरह से वो प्रकृति से अपने आप को संबंधित मानती थी। ठीक है, प्रकृति से संबंध। तो महादेवी वर्मा की लेखनी में जो प्रकृति के प्रति एक अलग ही प्रेम देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी निबंध शैली में अक्सर जो प्रकृति का सौंदर्य है, उसके विभिन्न रूप और मनुष्य जीवन के साथ उसके संबंधों का अच्छा खासा विवरण दिया है। सिक्स पॉइंट हमारा बनेगा, आप गहरे रहने दीजिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण। तो इनके निबंधों में एक आदर्शवादी विचारशीलता मौजूद रहती है। वो जीवन के हर पहलू को अपने निबंध में दिखाती हैं, शो करती हैं और उन्हें आलोचनात्मक और विवेकपूर्ण दृष्टि से भी देखती हैं। जो भी एक आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है, उनके निबंधों में समाज, व्यक्ति, संस्कृति के संबंध में गहरी सोच और विश्लेषण मिलता है। ठीक है। सेवन्थ पॉइंट आप लिखेंगे साहित्यिक उनका सरोकार किस तरह का था। लिटरेरी कंसर्न आप बोल सकते हो। तो जो महादेवी वर्मा के निबंधों में साहित्य के प्रति तो गहरी आस्था थी ही, बल्कि जो साहित्य को जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानते थे। वो उनके माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से वो समाज में सुधार और जागरूकता लाना चाहती थी और उनकी बातें भी करती थी, जैसे कविता और हम। ठीक है, इन निबंधों में जो कविता की भूमिका और साहित्य की शक्ति पर वो प्रकाश डालती हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे पॉइंट हमारे बन गए। फिर आप निष्कर्ष लिख देना। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिसलन, वैष्णव की फिसलन व्यंग्य की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। देखो, इस क्वेश्चन में ना जो पूछा गया है वो मेन चीज़ है कि व्यंग्य और उसकी भाषा शैली। ठीक है, वैष्णव की फिसलन ये हम कर लेते हैं यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो वही हम भूमिका लिखेंगे सबसे पहले कि जो वैष्णव की फिसलन व्यंग्य की जो भाषा शैली है वो समाज और धार्मिक आस्थाओं पर एक तीखा प्रहार करती हैं। ठीक है, इस व्यंग्य की जो भाषा शैली में कई अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं जो न केवल प्रभावशाली बनाती हैं इसे, बल्कि समाज की जो राजनीति होती है उसकी गहरी समीक्षा को भी ये प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम, सरल और प्रवाहमयी भाषा शैली की बात कर रहे हैं ना, तो हम लैंग्वेज और स्टाइल बताना है। सरल और प्रवाहमयी। सो इसके बारे में हम लिखेंगे कि हरिशंकर परसाई। ये किन्होंने लिखा था? हरिशंकर परसाई। ठीक है, इनकी भाषा सरल, सहज, सामान्य जीवन से जुड़ी हुई है और वो अपनी हर बात को बिना किसी जटिलता के सीधे जो रीडर तक पहुंचा देते हैं। वैष्णव की फिसलन जो है, इसमें उन्होंने आम बोलचाल की भाषा यूज़ की है, जिसमें कि जो रीडर है, जो पाठक है, वो इससे आसानी से जुड़ जाते हैं और ये भाषा जो आम आदमी की समझ में भी आती है और जिससे कि व्यंग्य का असर भी अधिक होता है। ठीक है, जब हम कोई भी बात व्यंग्य के रूप में बोलते हैं तो वो बड़ी जल्दी समझ में आती है, चाहे हम किसी भी भाषा में बोल दें। तो ये इस चीज़ की खासियत होती है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे व्यंग्यात्मक लहजा। व्यंग्यात्मक लहजा कि व्यंग्य का किस तरह से उन्होंने अपने लेखनी में यूज़ किया है। सो इसमें आप बताएंगे कि जो व्यंग्य की जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है उसका कटाक्ष। ठीक है, कटाक्ष तो करते हैं ना हम किसी पर जब व्यंग्य कसते हैं तो। और जो परसाई है वो इस रचनात्मक काव्य में दोनों ही चीज़ों को, कटाक्ष और व्यंग्य, इन दोनों चीज़ों का बखूबी यूज़ किया है। वैष्णव की फिसलन जो है, इसमें धर्म के नाम पर होने वाली जो एक स्वार्थ लिप्सा और जो एक आस्थाएं होती हैं उनका एक व्यंग्यात्मक, उस चीज़ों पर व्यंग्य किया गया है।
इस रचना में उन्होंने अपने जो कैरेक्टर, जो पात्रों के माध्यम से वो समाज की असलियत को उजागर करते हैं और इसी प्रक्रिया में वो एक तीखा और एक असरदार व्यंग्य उत्पन्न कर देते हैं अपने पात्रों के माध्यम से। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा समाज और धर्म पर तीखा आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण लिख सकते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, इसमें लिखेंगे कि जो परछाई हैं उनका व्यंग्य केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक जो फैमिली मैटर तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो समाज और धर्म की बड़ी समस्याओं पर भी कटाक्ष करते हैं, प्रहार करते हैं। वैष्णव की फिसलन से जो उन्होंने धर्म की आड़ में होने वाले जो ढोंग और पाखंड, ठीक है, इसकी आलोचना की है और इस व्यंग्य के माध्यम से वो समाज में जो धार्मिक पाखंडों को उजागर भी करते हैं और साथ साथ वो ये भी बताते हैं रीडर को, दर्शकों को, कि कैसे लोग धर्म का पालन करते हुए भी अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। इसी तरह की आलोचनाओं से जो रचना जो है, जो उनकी रचना है ये वैष्णव की फिसलन, ये और अधिक प्रभावशाली बन जाती है और पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये लाइन ज़रूर लिखना। फोर्थ पॉइंट लिख देना आप, हास्य और व्यंग्य। हास्य और व्यंग्य, इन दोनों का कैसे उन्होंने यूज़ किया है। जो परछाई हैं उन्होंने हास्य केवल मनोरंजन के लिए इसमें यूज़ नहीं किया अपने लेखनी में, उन्होंने व्यंग्य में भी एक तंज होता है जो समाज के अलग अलग पहलुओं को उजागर करती है। वैष्णव की फिसलन में भी जो हास्य का प्रयोग इसीलिए किया गया है और ये पाठकों को ये भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो मतलब उनको किस तरह से जो एक पाखंड जिस तरह से दिखाया जा रहा है उसको एक व्यंग्य और हास्य के जरिए समझाना भी उनका काम होता है। तो पाठकों को थोड़ा सा कहीं पर हंसाने का भी काम करते हैं, साथ साथ में जो हास्य और व्यंग्य का ये मिश्रण जो है उनकी जो लेखनी है उसको प्रभावशाली तो बनाता ही है। फिर फिफ्थ पॉइंट आप लिख देना, उदाहरणों का प्रयोग, कि किस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया है अपनी राइटिंग में, कि जो परछाई हैं अपनी जो रचनाओं में वो आम जीवन से, जो कि रोज़मर्रा के जीवन में से जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं वही उदाहरण और संदर्भों का वो उपयोग करते हैं, जिससे जो रचना है वो अधिक जुड़ाव महसूस करता है, मतलब वो एक रियलिस्टिक सी लगती है हर ऑडियंस को या रीडर को, पढ़ने वाले को ये लगता है कि ये जैसे उसी की कहानी है। सो वैष्णव की फिसलन में भी उन्होंने धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ हैं और जो वास्तविक घटनाएं हैं उन्हीं का उदाहरण दिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ व्यंग्य का प्रभाव भी बढ़ जाता है उसमें, उनके व्यंग्य में एक प्रकार की विडंबना भी दिखाई देती है जो रीडर को सोचने पर क्या करती है, हमेशा मजबूर कर देती है। तो यही तो एक राइटर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, और यही उनकी मेहनत होती है कि वो जो लिख रहे हैं वो लिख कर जो पाठक पढ़ रहा है वो सिर्फ उसको ऐसे ही एक्सेप्ट ना करे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा क्यों लिखा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। सिक्स और लास्ट पॉइंट लिखेंगे आप, समीक्षा। ठीक है, समीक्षा या उपहास, मजाक उड़ाना। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि वो जो उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज और उसमें जो विसंगतियां हैं उनको केवल आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण नहीं किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया है, उपहास भी उड़ाया। वैष्णव की फिसलन में जो धार्मिक जीवन और आस्थाओं का तो वो मजाक उड़ाते हुए ये दिखाते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर लोग खुद को ऊंचा और नैतिक समझते हैं, जबकि उनका जो आचरण है, जो उनका व्यवहार है लोगों के साथ, वो बिल्कुल अलग होता है, विपरीत होता है। तो उनका जो व्यंग्य है कभी भी सीधे तौर पर किसी को अपमानित करने वाला नहीं होता, बल्कि वो समाज की जो गलतियां हैं, जो समाज में जो कुरीतियां होती हैं उनको उजागर करने का एक तरीका होता है उनका। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष, कोर्स पेपर हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करवाने वाली हूँ, फिर हमारा क्वेश्चन ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जीवन और आत्मकथा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। सो जीवन किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है, जीवनी। ठीक है, जीवनी होती है, किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है। ठीक है, ये तो छोटी सी एक डेफिनेशन हो गई। इसके जो अंतर आप लिखेंगे उसमें आप बताएंगे कि जीवनी जो है किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है जिसे किसी और व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, वहीं आत्मकथा लेखक जो है वो अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप बताएंगे कि जीवनी तीसरे व्यक्ति
में लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा पहले व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है। आत्मकथा में जो लेखक होते हैं वो अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को शामिल करता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रामाणिक लगती है। ठीक है, आत्मकथा इसलिए प्रामाणिक लगती है क्योंकि जो राइटर होता है जब अपने अपने खुद के विचार और जब अपनी भावनाओं को लिख रहा होता है, तो एक अगर वो आत्मकथा है अपने बारे में लिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सजीव और रियलिस्टिक लगती है। ठीक है, और जीवनी में किसी व्यक्ति के अनुभवों, रिश्तों और जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं या उपलब्धियां होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे जीवनी, आप किसी की भी जीवनी, महात्मा गांधी की उठा लीजिए या फिर आप सरदार पटेल की उठा लीजिए, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उठा लीजिए, तो वो जीवनी हो गई, किसी और ने लिखी हुई। लेकिन अगर ये लोग अपने बारे में खुद लिखेंगे, अपने लाइफ के बारे में खुद लिखेंगे, तो वो बन जाएगी आत्मकथा। इतना शांत। ठीक है, सो जीवनी और आत्मकथा जो है ये गद्य की तो अलग अलग विधाएं हैं। जीवनी में क्या होता है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ साहित्यिक जो सरसता भी होती है। जीवनी का मकसद होता है पाठक को किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में जानकारी देना, और अगर वो किसी महान व्यक्ति के बारे में लिखी जा रही है तो उससे प्रेरणा लेना। ये इसका मेन जो है उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं ये आप अपने मतलब आपको लगता है कि वो करने चाहिए तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से इनको एक्स्ट्राज में लेके कर सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।